जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जैगवार क्रैश को लेकर पाकिस्तान का नया मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। एनएसए अजीत डोभाल ने फॉरेन मीडिया को किया एक्सपोज। बे ऑफ बंगाल में इंडियन वाटर्स के बेहद ही करीब ऑपरेट करती हुई पाई गई चाइना की रिसर्च वेसल। डीआरडीओ ने एमका के स्वदेशी जेट इंजन के लिए फ्रांस की सैफरन और यूके की रोल्स रॉयस के बीच चुनने के लिए कहा। और एडिशनल तेजस मार्क 1 फाइटर्स को जल्द ही दिया जाएगा अंतिम रूप। अभी हाल ही में जो भारतीय वायुसेना का जैगवार ट्रेनर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और जिसमें हमने अपने 2 एयर वॉरियर्स को भी खोया है, तो अब इसी इंसिडेंट को लेकर पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं तो वो सोशल मीडिया पर एक नए तरह के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को रन कर रहे हैं कि जो राजस्थान में एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो सिंगल सीट वाला था, पर भारत ने इस क्रैश में 2 पायलट्स के लॉस की बात कही है। और उनका यह कहना है कि इस तरह से जो भारत है वो ऑपरेशन सिंदूर में पायलट के लॉस को कवर कर रहा है बहुत चुपचाप तरीके से। तो आपको स्पष्ट कर दें कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है और वो ये फेक न्यूज़ भी फैला रहे हैं जैगवार एयरक्राफ्ट के टेल नंबर को लेकर। और ये टेल नंबर भी उन्होंने निकाला कहाँ से है? जैगवार के जो मलबे की फोटो आई है वहाँ से। पर एक्चुअल में उस मलबे में जो टेल नंबर है वो JS159 नहीं है बल्कि JT054 है। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट के मलबे में जो नंबर प्लेट पर जैगवार बी लिखा हुआ है तो वो ये कंफर्म करता है कि ये सिंगल सीटर नहीं है बल्कि ये ट्विन सीटर है, क्योंकि अगर ये सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होता तो इसमें बी की जगह S लिखा होता। तो इसलिए जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो निश्चित रूप से ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट ही था। बस वो बात अलग है कि जो हमारे निकम्मे पड़ोसी और उनके जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स सोशल मीडिया पर ये फेक क्लेम कर रहे हैं तो उन जाहिलों को ये सब चीज़ें नहीं दिख रही होंगी और उसका बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में जो ब्रिटेन का F-35B फाइटर जेट ग्राउंडेड है, तो अब उसके अगले सप्ताह की शुरुआत तक यूके वापस जाने की उम्मीद है और यूके के इंजीनियर्स वर्तमान समय में इसके रिपेयरिंग का कार्य कर रहे हैं और जिसको लेकर कहा गया कि वो आने वाले कुछ ही दिनों में कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में IIT मद्रास में आयोजित एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने फॉरेन मीडिया को भी एक्सपोज किया कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बायस्ड रिपोर्टिंग करी थी, जिस पर उनका ये कहना था कि जो फॉरेन मीडिया है वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, पाकिस्तान ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या उन्होंने एक भी ऐसी फोटोग्राफ या फिर एक भी ऐसी इमेज दिखाई है जो कि भारत के किसी भी स्ट्रक्चर पर किसी भी तरह के डैमेज को दिखाती हो? और वहीं जो उपलब्ध सैटेलाइट इमेजरी है वो एक अलग ही स्टोरी दिखाती है। और जो एकमात्र इमेजेस दिखाई गई हैं वो पाकिस्तान के वो 13 एयरबेसिस हैं, चाहे वो सरगोदा हो, रहीम यार खान हो, चकाला हो, जहाँ पे भारत ने प्रिसिशन स्ट्राइक्स करी हैं। हालांकि भारत के पास और भी गंभीर क्षति पहुंचाने की क्षमता थी, लेकिन फिर भी हमारा ये ऑपरेशन पूरी तरह से टारगेटेड और प्रिसाइज ही रहा था। और एनएसए अजीत डोभाल ने इस ऑपरेशन की सफलता और प्रिसिशन की सराहना करते हुए इसको डिस्क्राइब किया है कि यह टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्ट्राइक थी जो कि पूरी तरह से स्वदेशी सपोर्ट के साथ थी। और भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर में उन टारगेट्स पर भी स्ट्राइक की गई है जो कि पाकिस्तानी टेरिटरी के काफ़ी डीप थे। इसमें केवल वही टारगेट्स नहीं थे जो कि केवल बॉर्डर एरियाज के पास हों, और हमने एक भी टारगेट को मिस नहीं किया है। और हमारा टारगेट इतना सटीक था कि हमें पता था कि कौन कहाँ है, और इस पूरे ऑपरेशन को केवल 23 मिनट का समय लगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म ने इंडियन वाटर्स के पास बे ऑफ बंगाल में एक चाइनीज रिसर्च वेसल को ऑपरेट करते हुए डिटेक्ट किया है। और इस चाइनीज रिसर्च वेसल ने अपनी लोकेशन को हाइड करने के प्रयास के तहत अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स को डिसेबल कर रखा था। और इस वेसल की एक्टिविटीज़ में सी फ्लोर मैपिंग, एकॉस्टिक एनालिसिस, तो इस तरह की गतिविधियां भी शामिल हैं, और जिसने संभावित रूप से इंडियन ओशन रीजन में चीन द्वारा किए जाने वाली सर्विलियंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्रिपरेशंस, तो इनको लेकर नई चिंताएं उठाई हैं। और ये जो चाइनीज वेसल है ये इंडियन वाटर्स के पास बे ऑफ बंगाल में कई दिनों तक चुपचाप तरीके से ऑपरेट कर रही थी। हालांकि जो ये चाइनीज रिसर्च वेसल है ये थी तो इंटरनेशनल वाटर्स में ही, लेकिन ये भारत के मिलिट्री जोन से केवल 120 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर थी। और जबकि फ्रेंच फर्म द्वारा किए गए सर्वे से भी सामने आया है कि इस एरिया में ऑपरेट करने वाली 1897 शिप्स में से 9.6% ऐसी हैं जिन्होंने अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि AIS को डिसेबल कर रखा है, जो कि संभावित रूप से इस रीजन में इनकी कोवर्ट एक्टिविटीज़ की तरफ भी इशारा करता है। भारत के अपकमिंग 5.5 जनरेशन के एमका फाइटर के स्वदेशी जेट इंजन को विकसित करने वाली योजना के तहत भारत सरकार ने DRDO को इंजन पार्टनर के तौर पर यूके की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सैफरन के बीच डिसाइड करने के लिए कहा है। इन दोनों ही कंपनीज ने DRDO की GTRE के साथ मिलकर भारत के लिए स्वदेशी तौर पर जेट इंजन बनाने का ऑफर दिया है, जिसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ IP राइट्स का ऑफर भी शामिल है। जो नया इंजन होगा वो 110 से 130 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करेगा, जिससे एमका को सुपर क्रूज जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। हालांकि एमका के शुरुआती प्रोटोटाइप्स में US फर्म GE के F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, और वैसे GE भी एमका के स्वदेशी जेट इंजन वाले प्रोग्राम में कॉम्पीट कर रही है। लेकिन जिस तरह का ऑफर ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सैफरन दे रही है,
तो उस तरह के ऑफर की उम्मीद यूएस फर्म जीई से तो कम ही है। बाकी इस स्वदेशी जेट इंजन वाली परियोजना को औपचारिक रूप देने के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। और वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपके विचार में एक स्वदेशी जेट इंजन के लिए सबसे बेस्ट पार्टनर कौन रहेगा, यूके की रोल्स रॉयस या फ्रांस की सैफरन। बस हम तो यही कहेंगे कि पार्टनर जो भी हो, लेकिन इस परियोजना को फास्ट ट्रैक करने की बेहद ही ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि बुधवार को एचएएल ने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के करंट स्टेटस के बारे में पीएमओ के टॉप ऑफिशियल को ब्रीफ किया था। और एचएएल ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर श्री पीके मिश्रा को इस विजिट के दौरान 6 तेजस मार्क 1 फाइटर्स और 2 तेजस मार्क 1 ट्रेनर्स को शोकेस किया था। बाकी जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स वाली योजना है, तो उसको भी अंतिम रूप देने के लिए इंडियन एयरफोर्स विचार कर रही है। तो अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद जब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कतर में यूएस के एयरबेस को टारगेट किया था, तो उस समय तो यूएस मीडिया की तरफ से कहा गया था कि ईरान के इस हमले में यूएस बेस पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अभी हाल ही में द एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से इस बात का खुलासा किया है कि 23 जून को ईरान ने जो कतर में एयरबेस पर हमला किया था, तो उसने यहाँ पे जियोडेसिक डोम को नुकसान पहुंचाया है, जिसका इस्तेमाल यूएस मिलिट्री कम्युनिकेशंस के लिए करता था। और ये डोम यूएस मिलिट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। और प्लैनेट लैब्स के सैटेलाइट इमेजेस ने इसी नुकसान का खुलासा किया है, क्योंकि इस हमले से पहले की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनमें आप इस डोम को देख सकते हैं, लेकिन जो 25 जून के सैटेलाइट इमेजेस हैं उनमें यह डोम अब नहीं है, और जबकि आसपास की बिल्डिंग में भी डैमेज दिख रहा है। हालांकि यूएस और कतर दोनों ने ही ऑफिशियली इस नुकसान को स्वीकार नहीं किया है और ना ही इस पर कोई कमेंट किया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2003 में मणिपुर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सूबेदार कहर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 के कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन राजकुमार राय और राइफलमैन जीत बहादुर लिंबो राय ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर में मुंटू ढालों वाले एरिया को कैप्चर करने के लिए भारतीय सेना के किस रेजिमेंट को टास्क सौंपा गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।